नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि जीडीपी ग्रोथ हिट्स 5.4% इन क्वार्टर 2, लोवेस्ट इन 7 क्वार्टर्स। 7 तिमाहियों में सबसे कम रही जीडीपी बढ़ने की दर। जुलाई सितंबर तिमाही जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर के 5.4% हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 8.1% और अप्रैल से लेकर जून तिमाही वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के 6.7% से तेज गिरावट को दर्शाती है। देखिए इसमें रहा क्या कि मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पीड थी वो धीमी हो गई है और अर्बन डिमांड यानी शहरी मांग में गिरावट हुई है जुलाई से लेकर सितंबर 2024 के दौरान। अगर बात करें सेक्टर वार विकास दर की तो सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर की, कृषि व संबंधित सेक्टर। अगर बात करें कृषि की तो यहाँ पे विकास दर 3.5% की रही है। दूसरा माइनिंग की बात करें यानी खनन की तो माइनस में इसकी गिरावट रही है, खनन की -1%, ये चिंताजनक स्थिति है। और मैन्युफैक्चरिंग में विकास दर 2.2%, बिजली गैस व अन्य सेवा में 3.3%, कंस्ट्रक्शन में 7.7%, ट्रेड होटल ट्रांसपोर्ट संचार में 6% और वित्त रियल एस्टेट व प्रोफेशनल में 6.7%, लोक प्रशासन रक्षा व अन्य सेवा में 9.2%। देखिए तीसरी तिमाही के लिए अच्छे संकेत हो सकते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि दूसरी तिमाही की विकास दर में आई गिरावट निराशाजनक जरूर है, हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी तिमाही में कई अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बात करें खरीफ की बम्पर फसल के बाद अब रबी में भी अधिक प्रोडक्शन की उम्मीद की जा रही है। इससे ग्रामीण खपत बढ़ेगी और अर्बन एम्प्लॉयमेंट यानी शहरी रोजगार एवं मांग बढ़ रही है। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की स्पीड पकड़ रहा है। राज्य व केंद्र के साथ सरकारी कंपनियों का जो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च दूसरी तिमाही में बढ़ने की उम्मीद है। इन सब से करंट फाइनेंशियल ईयर में 6.5% से लेकर 7% विकास दर हासिल की जा सकती है। ये अच्छी न्यूज है, ये अच्छे संकेत हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है आपके लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 5 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज ये भी है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सिलिका माइनिंग एनजीटी आस्क सीपीसीबी टू प्रिपेयर पैन इंडिया गाइडलाइंस। ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज होनी चाहिए। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने शुक्रवार को सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 3 महीने के भीतर सिलिका एंड माइनिंग और सिलिका वॉशिंग प्लांट्स के लिए एक विस्तृत ऑल इंडिया गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया है। सिलिका माइनिंग वॉशिंग प्लांट का उपयोग सिलिका माइनिंग से इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धियों को और प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है। माइनिंग और वॉशिंग दोनों ही प्लांट्स में काम करने वाले या आसपास रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ रिस्क यानी स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। ये सिलिकोसिस का भी कारण बनते हैं। सिलिका धूल के लंबे समय तक सांस लेने से होने वाली फेफड़े की बीमारी जिसको ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज बोलते हैं वो हो सकती है। ये चिंताजनक स्थिति है। ग्रीन कोर्ट यानी हरित न्यायालय उत्तर प्रदेश में अवैध सिलिका सैंड माइनिंग पर एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा था। सीपीसीबी को सिलिका सैंड माइनिंग एवं सिलिका वॉशिंग प्लांट्स के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया जाता है जिसका संबंधित वैधानिक नियामकों द्वारा माइनिंग एवं वॉशिंग प्लांट्स के लिए अनुमति देने का पालन किया जाना चाहिए और इसे 3 महीने के भीतर ऑल कंसर्न यानी सभी संबंधित को भेज दिया जाना चाहिए। इस गाइडलाइन को अच्छे से कवर कीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 15 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट प्रपोजेस रेजिंग एफडीआई लिमिट टू इंश्योरेंस फ्रॉम 74% टू 100%। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा है। ध्यान रखिएगा ये लिमिट पहले इन्वेस्टमेंट में बीमा क्षेत्र में निवेश की लिमिट ये पहले 49% थी और इससे पहले 36% थी, तो चरणवार इसको बढ़ाया जा रहा है। पहले 36% से 49% किया, 49% से अब 74% कर दिया गया। यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछता रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसके बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। देखिए बीमा की एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना, इंडस्ट्री विस्तार को बढ़ावा देना और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ये सब इसका उद्देश्य था। रिव्यू किया गया, समीक्षा की गई, किसके द्वारा?
IRDAI जो इंश्योरेंस क्षेत्र में सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है, और उद्योग के साथ एक व्यापक समीक्षा की गई। इसमें एडिशनल चेंजेस किया गया है। विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शुद्ध स्वामित्व वाली निधि की आवश्यकता को 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए किया गया। इसमें चेंज। अब क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में कि अभी विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए जो शुद्ध स्वामित्व निधि की आवश्यकता 10,000 करोड़ से घटाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। इस स्टेटमेंट से आप किसी भी तरह से भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए किया गया। IRDAI को विशेष मामलों के आधार पर कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए कम प्रवेश पूंजी निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। IRDA के अध्यक्ष देवाशीष पांडा ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 100% एडवोकेसी यानी वकालत की कि सभी को बीमा मिलना चाहिए, सभी को बीमा तक पहुंच होनी चाहिए। अब बात करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी पूंजी की क्या आवश्यकता है। तो बीमा क्षेत्र को बीमा पैठ को डबल करने के लिए सालाना लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर, और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स कल्चरल रिवरेंस बिहाइंड ह्यूमन लायन को एग्जिस्टेंस इन गुजरात स्टडी। एशियाटिक लायंस यानी एशियाई शेर जिनकी कुल संख्या 674 है, गुजरात में है। म्यूचुअल एडेप्टेशन यानी आपसी अनुकूलन और इन्फोर्स लीगल प्रोटेक्शन यानी लागू कानून संरक्षण आर्थिक कारकों एवं पशुधनों के लिए सरकारी मुआवजे आदि के माध्यम से मनुष्यों के साथ को एग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व में हैं। गुरुवार को जारी किए गए रिसर्च से पता चला है ये बात। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं और एशियाई शेर केवल गिरवन में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2020 में 674 हो गई है। याद रखिएगा, सरकार का बहुत प्रयास किया जा रहा है शेरों की संख्या, टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए, तो अभी बढ़कर के 674 हो गई है। यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई शेर भारत के गुजरात के अलावा और कहां-कहां पाए जाते हैं या केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है आपके लिए कि कंफ्यूज मत होइएगा। भारत में केवल गिर वन यानी गुजरात में ही पाए जाते हैं और किसी क्षेत्र में ये एशियाई शेर नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी IUCN स्टेटस क्या है। इनको IUCN ने अपने इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त लिस्ट में सूचीबद्ध किया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के कार्य संचालित नियमों के अनुसार नियम 267 के अंतर्गत सदस्य देश के सामने आ रहे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित करने के लिए लिखित सूचना दे सकते हैं। ऑल लिस्टेड बिजनेस यानी नियम व्यवसाय के संचालन को रेगुलेट करते हैं और सांसदों को चर्चा एवं बहस के लिए महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की अनुमति भी देते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रूल 267 क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। रूल 267 यानी नियम 267 राज्यसभा के कार्य संचालन नियमों के अंतर्गत सदस्य देश जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो देश के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सभी लिस्टेड कार्यों को टालने के लिए या एडजस्ट करने के लिए होता है, उसके लिए लिखित सूचना दे सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और यह डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि टेक्नोलॉजी फंड स्कीम के ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम इस प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक कार्यक्रम है जिसे DRDO द्वारा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाता है। सरकार ने विभिन्न डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित करने के लिए पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए TDF यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को मंजूरी दी है। क्वेश्चन पूछ सकता है TDF स्कीम किस क्षेत्र के लिए है, तो आप बताइएगा। डिफेंस सेक्टर के लिए है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को फिशरीज यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करके विविधतापूर्ण बनाया है, उसको डाइवर्सिफाइड किया है। किसान क्रेडिट कार्ड को अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड केवल कृषि पर्पस के लिए ही प्रयोग किया जाता था, अब लेकिन इस क्षेत्र को बढ़ाया गया है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1998 में किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए प्रारंभ की गई थी। अब देखिए यहाँ पे कई स्टेट
यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कई प्रांतीय सिविल सेवा भी क्वेश्चन पूछते हैं। विशेष करके अगर बात करें उत्तर प्रदेश का भी, यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा आयोजित होने वाली है 22 दिसंबर के लिए। जो लोग दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सीधा तारीख और ईयर पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड वर्ष 1998 में प्रारंभ किया गया था और इसलिए प्रारंभ किया गया था कि बैंकों द्वारा इसे समान रूप से अपनाया जा सके, ताकि किसान इनका उपयोग सीड यानी बीज, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक आदि जैसे कृषि इनपुट आसानी से खरीदने एवं अपनी उत्पादन आवश्यकताओं के लिए कैश निकालने यानी नकदी निकालने के लिए कर सकें। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लाई गई थी किसानों की बेहतरी के लिए। और वर्ष 2004 में इस योजना को किसानों की इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स यानी किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता अर्थात संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए बढ़ाया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। कई स्टूडेंट का सुझाव था कि आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर के साथ साथ हिंदी न्यूज़पेपर को भी शामिल किया करिए अपने कार्यक्रम में, एचओडी अंक में। तो कोशिश की गई है, आने वाले अंकों में हम और डिटेल में इसको कवर करेंगे। आज उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पे था कि ज्ञान के दरवाजे खोलने की पहल, और ये लेख था जेएनयू में अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी का। और इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना ONOS। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले अंकों में। देखिए, आपका ऐसे पर ये आपकी हेल्प कर सकता है या जीएस पेपर 3rd के लिए हेल्प कर सकता है। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, इस लेख में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों देश भर के छात्रों को विद्वानों के रिसर्च पेपर और जर्नल प्रकाशन तक आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता विश्व स्तर पर प्रकाशित हो रहे 13,000 से अधिक ई जर्नल तक आसान पहुंच हासिल कर सकेंगे। ONOS योजना केवल प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों को भी वैश्विक स्तर पर सृजित हो रहे ज्ञान का लाभ उठाने के अवसर प्रदान करेगी। वास्तव में वैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रगति तभी प्राप्त की जा सकती है जब वैश्विक ज्ञान तक पहुंच सुलभ हो। अनुसंधान एवं विकास ही हम सभी के लिए बेहतर जीवन का द्वार खोलती है। भारत पिछले कुछ वर्षों में श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को स्किल बेस्ड यानी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने का काम कर रहा है। 15 अगस्त 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्रगति में अनुसंधान और विकास की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में बात की थी। उन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान जोड़ा था। तो वहां पे ये सब बहुत हेल्प करेगा। रिसर्च क्षेत्र में विकास, रिसर्च क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। तो इसको बहुत डिटेल में कवर कीजिएगा। साथियों, आज के एचओडी अंकों को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम से हिंदी के साथ। धन्यवाद।